वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 11 अप्रैल 2026 और 11 अप्रैल 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया जाएगा। विश्व ताइक्वांडो रैंकिंग में 5वें स्थान पर भारतीय खिलाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम 2026 का शुभारंभ किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसजीडी, आरएएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, एलडीसी, वनपाल, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हमने कल 10 मार्च को क्या पढ़ा? हमने पढ़ा भारत और मिस्र के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन 4 का चौथा संस्करण कब आयोजित किया जा रहा है? 9 से 17 अप्रैल। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारतीय किस जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? पलक गुलिया और मुकेश नेलावली ने। कोप 33 क्लाइमेट समिट 2028 की मेजबानी किस देश ने वापस ली? भारत ने। और SMOPS 2026 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बेंगलुरु के अंदर। इसके अलावा हमने पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार 31 मार्च 2026 तक भारत में कुल गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से स्थापित क्षमता कितनी है? 283.46 गीगावाट। केरल के वर्कला शहर को हाल ही में किस पहल में शामिल किया गया जो शून्य अपशिष्ट की दिशा में काम कर रही है? तो 20 सिटीज टू वर्ल्ड जीरो वेस्ट में शामिल। और वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बन चुके हैं? तो ये तो लाम बन चुके हैं। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। इसका डेली टेस्ट आपको इस टेस्ट सीरीज में मिल गया। डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट और मंथली पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको इस डेली टेस्ट सीरीज के अंदर आपको मिल जाता है। तो जरूर आप ये ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। इसमें आपको 31 दिसंबर 2026 तक डेली, वीकली, मंथली और मंथली पीडीएफ, जिस पीडीएफ का प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हो। ये आप जरूर ज्वाइन करें। मात्र 50 रुपये के अंदर आपको ये टेस्ट सीरीज उपलब्ध हो रही है। तो अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 11 अप्रैल 2026 और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार कर दें सेशन को लाइक और शेयर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? गजब का प्रश्न है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, क्योंकि भारत को कई सालों बाद यानी कि कई वर्षों बाद भारत को इसके अंदर स्वर्ण पदक मिला है। और ऐसा स्वर्ण पदक दिलाने वाले खिलाड़ी हैं वो है विश्वनाथ सुरेश। क्या नाम है इनका? विश्वनाथ सुरेश। इन्होंने एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 के अंदर भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इनका नाम है विश्वनाथ सुरेश। अब देखो आपके सामने इनके बारे में डिटेल। एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन उलान बटार मंगोलिया के अंदर आयोजित हुई थी। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, कहाँ पे आयोजित हुई? उलान बटार मंगोलिया में। इसमें भारत के विश्वनाथ सुरेश ने पुरुषों के 50 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। तो 50 किलोग्राम वर्ग के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। फाइनल में इन्होंने जापान के दाइची इवाई को 5-0 से हराया है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको उलान बटार मंगोलिया में आयोजित हुई, 50 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल, जापान की फाइनल में खिलाड़ी को हराया। इसके अलावा विश्वनाथ सुरेश ने 5 साल बाद पुरुष वर्ग में भारत को एशियाई खिताब मिला है। तो 5 साल बाद भारत को पुरुष वर्ग में ये खिताब मिला है। फाइनल तक पहुंचने के दौरान उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 मुक्केबाज को भी इन्होंने हराया था। इसके अलावा और किन किन खिलाड़ियों ने पदक जीता? सचिन ने 60 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता। तो इसके अलावा भारत ने टोटल यहाँ पे 16 मेडल जीते, 5 गोल्ड सहित जीते। और मेडल टेबल के अंदर भारत दूसरे स्थान पे रहा है और कजाकिस्तान 6 गोल्ड के साथ में पहले स्थान पे रहा है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो सचिन ने भी 60 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल, भारत ने टोटल 16 मेडल जीते और भारत का स्थान इसके अंदर दूसरे स्थान पे रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अगला, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया जाएगा? ये भी गजब का प्रश्न है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया जाएगा? क्योंकि हर वर्ष
2022 से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और ये अब तक हर वर्ष ये पुरस्कार दिया जा रहा है। तो अब की बार मिलेगा कैलाश सत्यार्थी को। किसको मिलेगा? ये नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी, इनको अब की बार है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 प्रदान किया जाएगा। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 अब की बार इसका 5वां संस्करण। मुख्य विजेता हैं कैलाश सत्यार्थी। कौन है? कैलाश सत्यार्थी। किसके कारण? सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको ये अवार्ड मिलेगा। नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार है मिला था। तो 2014 के अंदर इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला। दीनानाथ मंगेशकर की 84वीं पुण्यतिथि पर इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अब तक देखो किन किन को मिला है। अभी 2026 के अंदर तो ये कैलाश सत्यार्थी को मिलेगा। अब देखो सबसे पहले 2022 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। तो पहला मिला था मोदी जी को, फिर 2023 में आशा भोसले को, फिर 2024 में अमिताभ बच्चन, फिर 2025 में कुमार मंगलम बिरला को और 2026 के अंदर अब कैलाश सत्यार्थी को मिलेगा। यानी कि अब तक ये 1, 2, 3, 4 और 5 यानी कि अब की बार 5वां संस्करण है और अब 2026 के अंदर 5 ही व्यक्तियों को अब तक ये अवार्ड मिला। तो 2022 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। विश्व ताइक्वांडो रैंकिंग में 5वां स्थान हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन चुकी हैं? ये गजब के प्रश्न है। ये सारे क्लास अच्छे तरीके से इनको पढ़ लेना। कौन सा भी कहीं से भी किसी भी प्रकार का प्रश्न छप सकता है। तो इनका नाम है रूपा बायर। क्या नाम है? ये देखो आपके सामने। विश्व ताइक्वांडो रैंकिंग में 5वां स्थान हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन चुकी है रूपा बायर। अब देखो इनके बारे में। नाम रूपा बायर, इनका राज्य अरुणाचल प्रदेश। विश्व ताइक्वांडो रैंकिंग में इन्होंने 5वां स्थान हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी। एशिया रैंकिंग में पुमसे कैटेगरी में एशिया नंबर 1 की ये खिलाड़ी है और भारत की सर्वश्रेष्ठ ताइक्वांडो खिलाड़ी ये अब की बार है 2026 के अंदर चुनी गई है। तो ये आपको याद रखना, चर्चित खिलाड़ियों में इनका नाम आएगा रूपा बायर का। पोषण पखवाड़ा 2026 का आयोजन कब से कब तक किया गया है? पोषण पखवाड़ा 2026 कब से कब तक किया जा रहा है? तो ये 9 अप्रैल को स्टार्ट हो चुका है और 23 अप्रैल 2026 तक चलेगा। कौन सा? पोषण पखवाड़ा 2026 9 अप्रैल से स्टार्ट हुआ और 23 अप्रैल 2026 तक। तो आयोजन अवधि 9 अप्रैल से 23 अप्रैल 2026। ये है अब की बार 8वां पोषण पखवाड़ा बनाया जा रहा है। इसके द्वारा महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा। इसकी थीम क्या है? जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क के विकास को अधिकतम करना है। यानी कि जीवन के पहले जो 6 वर्ष हैं उसमें जो प्रारंभिक जो बाल्यावस्था है ना, उनमें जीवन का जो 6 वर्ष पहले होता है उनके क्या है, मस्तिष्क के विकास को अधिकतम उनका विकास करना। इसलिए अब की बार ये बनाया जा रहा है। मुख्य फोकस है प्रारंभिक बाल्यावस्था, बच्चों का मस्तिष्क का विकास करना, समग्र पोषण और स्वास्थ्य सुधार करना। इसके अलावा महत्वपूर्ण अवधारणा पहले 1000 दिन यानी कि गर्भावस्था से 2 वर्ष तक ये पूरा काम किया जाएगा। ठीक है, ये अवधारणा अब की बार रखी गई है। तो ये 23 अप्रैल तक ये अभियान चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम 2026 का शुभारंभ किसने किया है? अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम 2026 का शुभारंभ किसने किया है? अब नाम से पता चल रहा है, तो भारतीय चुनाव आयोग ने, यानी कि भारत का जो चुनाव आयोग है उसने चुनाव आगंतुक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। क्योंकि आपको पता है अभी 8 से लेकर 9 अप्रैल के बीच में पहला चरण अभी जो अपने चुनाव आयुक्त है उन्होंने जो जहाँ पे आगे कई राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव होंगे तो उसके लिए उन्होंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ठीक है, तो कार्यक्रम का नाम अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम 2026। भारत का चुनाव आयोग कहाँ पे? नई दिल्ली में। पहला चरण 8 से 9 अप्रैल 2026 इन्होंने शुरुआत की है। इसके अलावा इसमें क्या क्या भागीदारी रही? 23 देशों के 43 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दिल्ली स्थित 5 विदेशी दूतावासों के प्रतिनिधि शामिल है और दौरा किए गए क्षेत्र थे असम, केरल और पुडुचेरी। यानी कि पहले चरण के अंदर ये आए थे असम के अंदर, केरल और पुडुचेरी। दूसरा चरण होगा 20 अप्रैल 2026 को, इसमें आएंगे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। क्योंकि यहाँ पे अभी आपको पता है विधानसभा चुनाव है, वो प्रक्रिया चल रही है, तो इसलिए इन्होंने क्या है, अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम की शुरुआत की है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत ने कच्चे इस्पात का कितना उत्पादन किया है? वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंदर भारत ने कच्चे इस्पात का उत्पादन किया है 168.4 मिलियन टन। कितना किया है? 168.4 मिलियन टन का उत्पादन
किया है और भारत है वो कच्चे इस्पात के अंदर दुनिया के अंदर दूसरे स्थान पे आ चुका है। याद रखना, ये इस प्रकार के है ना आर्थिक समीक्षा जो सेकंड ग्रेड के अंदर आएगी इंडियन इकोनॉमी के, वहां पे इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो उत्पादन 168.4 मिलियन टन, विश्व रैंक देखें तो दुनिया के अंदर भारत का दूसरा स्थान है। भारत फिर से इस्पात का शुद्ध निर्यातक है बन चुका है। टोटल भारत ने कुल शुद्ध निर्यात कितना किया है? 6.5 मिलियन टन ने किया है। महत्व, भारत की औद्योगिक क्षमता और बुनियादी ढांचे की मजबूती को दर्शाना और वैश्विक इस्पात बाजार में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाना। ये याद रखना भी, कच्चे इस्पात के अंदर भारत दूसरे स्थान पे है। तो टोटल भारत ने 168.4 मिलियन टन का उत्पादन किया है। 2025 में वैश्विक वस्तु निर्यात का कुल मूल्य कितना था? अब ये आंकड़े आपको पता है करंट में चर्चित है अभी आपके सामने। अब इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल करवाऊंगा। याद रखना 2025 के अंदर जो भारत का वैश्विक वस्तु निर्यात है उसका टोटल मूल्य कितना है? तो ये है 26.3 ट्रिलियन डॉलर। कितना है? 26.3 ट्रिलियन डॉलर के साथ भारत है वो वैश्विक वस्तु निर्यात में टोटल मूल्य है। भारत इसके अंदर है 19वें स्थान पे। पहले स्थान पे चीन है और भारत है इसके अंदर 19वें स्थान पे। देखो 2025 में वैश्विक वस्तु निर्यात 26.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 7% की वृद्धि को दर्शाता है। यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में अब की बार 7% की इसके अंदर वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण प्रौद्योगिकी और सेवाओं की बढ़ती मांग है, क्योंकि ज़्यादातर आपको पता है प्रौद्योगिकी का क्षेत्र जो आई स्टार्टअप है, एआई डिजिटल तरीके का जो जमाना है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारत वैश्विक व्यापार में 19वें स्थान पे है और ये आंकड़े विश्व व्यापार संगठन के अनुसार जारी किए गए हैं। तो इसके अंदर भारत 19वें स्थान पे है। अब देखो इसमें अग्रणी देश है चीन, जो है 3,771,842 मिलियन डॉलर के साथ चीन सबसे टॉप पे। 2 नंबर पे है संयुक्त राज्य अमेरिका और 3 नंबर पे है जर्मनी। हालांकि ये आंकड़े तो नहीं आएंगे, लेकिन सीधा देश आपसे पूछेगा, पहला स्थान चीन, दूसरा अमेरिका और तीसरा जर्मनी। और निर्यातकों की सूची में भारत है 19वें स्थान पे, जिसका निर्यात मूल्य 445,278 मिलियन डॉलर है और वैश्विक निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 1.7% है। खास तौर से आपको ये भारत वाला जो आंकड़ा है वो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि ये आंकड़ा भारत वाला आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको गजब का है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अब देखो वन लाइनर करंट। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने संजय खन्ना को चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए नियुक्त किया है। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 9वीं बैठक श्री सुनील जे सिंघी की अध्यक्षता में नई दिल्ली के अंदर आयोजित की गई और भारतीय लागत लेखा सेवा के श्री आनंद कुमार पाल ने वित्त मंत्रालय के वे विभाग में मुख्य सलाहकार का पद ग्रहण किया है। तो ये तीनों पॉइंट अच्छे तरीके से पढ़ लेना। वन लाइनर है, सीधा यहाँ से प्रश्न छपेगा। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। और पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज 2026 में पायल नाग ने फाइनल में किस तीरंदाज को हराकर स्वर्ण पदक जीता? तो इन्होंने हराया है शीतल देवी को। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए। ये देखो जो पीछे वाली जो ये मैंने मुहिम चला रखी, ये मैंने आपके लिए चला रखी क्योंकि इसमें आपका रिवीजन हो जाता है और एक प्रकार का आपका मतलब ये एक प्रकार का होमवर्क आपको मिल जाता है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन फॉर यू। अब देखो, त्रिसेवा संगोष्ठी रण संवाद का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु, पुणे, कोची, हैदराबाद। इसका जवाब देना है। और यस्टरडे ये एसआई एग्जाम के अंदर प्रश्न आए थे। राजस्थान के उन एकमात्र राज्यपाल को पहचानिए जिनकी पदावधि के दौरान अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन उद्घोषित भी किया गया और वापस भी लिया गया। रघुकुल तिलक। इनका ये प्रश्न दोबारा आ चुका है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार समिति में कौन सदस्य नहीं होता? तो राज्य के उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायमूर्ति है वो उसके अंदर शामिल है। बाकी जैसे विधानसभा अध्यक्ष है, जो विपक्ष का नेता है, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर वगैरह, वो इसमें शामिल होते हैं। व्यक्तियों के उस समय को पहचानी जो 80 के दशक यानी कि 1980 से 89 के दौरान 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, शिवचरण माथुर और हरिदेव जोशी। राजस्थान उच्च महिला आयोग अधिनियम 1999 की धारा 12(3) के तहत राजस्थान राज्य महिला आयोग की सिफारिश पर राज्य सरकार को कितने समय के भीतर निर्णय करना होता है? तो 3 महीने का। ये प्रश्न दोबारा रिपीट होंगे, बार बार अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर आप डेली इसको अच्छे तरीके से लिखते रहें। अब देखो नेक्स्ट डोज आपके लिए
अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के प्रवर्तन के दौरान राजस्थान के राज्यपाल कौन नहीं थे? ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से बताने भी कौन नहीं थे। राजस्थान राज्य विधानमंडल के विभिन्न सदनों में नेता विपक्ष के संबंध में प्रथम सदन के अध्यक्ष कौन थे, तृतीय सदन के अध्यक्ष कौन थे, सातवें सदन के कौन थे और 9वें सदन के अध्यक्ष कौन थे? ये आया था अभी एसआई में भी। राज्य विधानमंडल के जो सदनों में विपक्ष नेता है उनमें प्रथम सदन में कौन थे, तृतीय सदन के कौन थे, सातवें सदन और 9वें सदन के अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न आ चुका है दोबारा और आगे फिर आएगा ऐसे। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन है जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी क्लास। ये अपनी फर्स्ट ग्रेड की नानक क्लासेस की 1.0 उपलब्ध है। जल्दी आपको अप्रैल के लास्ट तक 2.0 भी आपको मिलेगी। और फर्स्ट ग्रेड की स्कूल व्याख्याता की बुक बाजार में उपलब्ध है। और ये अपनी टेस्ट सीरीज भी चल रही है प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में। बाकी एलडीसी है, सीएटी है, सेकंड ग्रेड प्लस पीटी, थर्ड ग्रेड की है, इनकी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। अभी साथ ही इनको जरूर आप ज्वाइन करें अच्छे तरीके से। तो वीडियो को भी लाइक और शेयर करते रहना। इतनी मेहनत के साथ मैं आपको लगातार ये करंट की क्लास उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।